हेलो क्लास 12th नहीं, अब क्लास 11th के बच्चों, आप लोग का जो जेक बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है मैथ्स पेपर का, मैं आप सबों के बीच उससे रिलेटेड यानी मैथ्स पेपर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं चैप्टर वाइज क्लास 12th की तरह, जिस तरह क्लास 12th में हमने 30 ऑब्जेक्टिव में से 29 ऑब्जेक्टिव यानी 30 ऑब्जेक्टिव में से 29 ऑब्जेक्टिव हमारे पढ़ाई के द्वारा हमारे बेसिक्स पढ़ाई के द्वारा जिस तरह जेक बोर्ड में आया, उसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा क्या कि आप लोगों का मैथ्स पेपर क्लास 11th के मैथ्स पेपर में 40 ऑब्जेक्टिव में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम अपने क्लास से जो भी पढ़ाया जाएगा उसी से आप लोग का आ जाए। फिर से बता दें, क्लास 12th का जो अभी मैथ्स पेपर का एग्ज़ाम हुआ टोटल 80 मार्क्स का हुआ। उस 80 मार्क्स में से जो हमने ऑनलाइन क्लासेस में बताए उसमें से 79 मार्क्स आया, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव छोड़ करके, 79 मार्क्स का हमारे क्लास के द्वारा ही आया। अगर किसी बच्चों को प्रूफ चाहिए तो मैं उसका प्रूफ भी दे सकता हूं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं सारे क्वेश्चन का प्रूफ दे सकता हूं कि जिस टाइप का क्वेश्चन हमने बताया था उसी टाइप का आया है। सिर्फ हम बोले थे डिजिट चेंज होगा, बताए थे सिर्फ फंक्शन चेंज होगा, बाकी जो टाइप है उसी टाइप से आएगा। बच्चों, क्लास 12th के जिस तरह एग्जाम को हमने सफल बनाया उस तरह से क्लास 11th के भी एग्ज़ाम को हम सफल बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कंडीशन वही बात, जो बच्चे मेरे क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप किए देखेंगे उसके लिए बेहतर होगा, सभी बच्चों के लिए नहीं जो बोलेंगे हम काट काट के देखेंगे। बच्चों, थोड़ा सा अभी हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपका भी एग्ज़ाम नज़दीक है और 12th के बच्चों को भी हमने बेहतर करने का प्रयास किया। लेकिन हम अपने क्लास में सारे क्वेश्चन को हम फंसा सकते हैं, जेक बोर्ड के पेपर को हैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़िएगा तो क्या पॉसिबल है उतना ला सकना? नहीं ना। सिर्फ मेरे पढ़ाने से, हमेशा कहते हैं, सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपका मार्क्स नहीं बढ़ेगा। मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना होगा, मेरे बातों को ध्यान से सुनना होगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बच्चों कि बेसिक पे फोकस करें, सिर्फ सवाल बनाने की होड़ में ना रहें। जिस तरह क्लास 12th के बच्चों के साथ गेम किया गया है, जो भी बच्चे केवल प्रॉब्लम को बनाने की होड़ में थे उन बच्चों का मैथ्स का पेपर कैसा गया होगा वही बता सकेंगे। लेकिन जो हमने क्लास 12th के बच्चों को जितना भी क्लास बताया था, सारे क्लास में एक बात बोले थे, बच्चों बेसिक को समझे, कॉन्सेप्ट को समझे। अगर आप बेसिक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो सारा प्रॉब्लम आपसे बनेगा। और वही हुआ। 80 मार्क्स में से टोटल हमने 80 मार्क्स बताया था और 80 मार्क्स में से 79 मार्क्स क्लास 12th, हम प्रूफ भी दे सकते हैं किसी बच्चों को अगर प्रूफ चाहिए तो, क्लास 12th के बच्चों का आया है 80 मार्क्स में से 79 मार्क्स। तो सोचिए 11th के बच्चों, आप लोगों के लिए बेहतर होगा या नहीं होगा मेरा क्लास? एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। फिर से बता रहे हैं, बेसिक को फोकस कीजिएगा, ट्रिक को फोकस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपका केवल 11th में ऑब्जेक्टिव आने वाला है। जहां ट्रिक लगेगा हम वहां ट्रिक बताएंगे, जहां बेसिक्स लगेंगे वहां बेसिक्स बताएंगे, लेकिन एक भी ऑब्जेक्टिव को बाहर जाने नहीं देंगे। अगर आपका क्लास 11th में हम 11th का बात कर रहे हैं, 40 ऑब्जेक्टिव आते हैं, इतना हम बोल सकते हैं। 35 प्लस ऑब्जेक्टिव हम अपने क्लास से सिर्फ आपको निकाल के दिखाएंगे। 35 प्लस क्वेश्चंस उसी बेसिक्स पे होंगे, ठीक है। नंबर चेंज होगा, डिजिट चेंज होगा, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे उसी कॉन्सेप्ट से आएगा।
आप ऑब्जेक्टिव के क्लास को और वीडियो को स्किप किए बिना देखें, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब जिस तरह 12th फर्स्ट टाइम, ये मेरा जो क्लास 12th के बच्चों को दिए वो मेरा फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास था, फर्स्ट टाइम। और उस फर्स्ट टाइम में हमने 80 मार्क्स में से 79 मार्क्स को लेकर के आया। और ये 79 मार्क्स जो हमने क्लास में बताया था, जो भी ऑनलाइन क्लास में बताया था, वो सारा जो लास्ट में हमने 10 टेस्ट लिया था, उसी 10 टेस्ट का क्वेश्चन था, वही 10 टेस्ट का क्वेश्चन था। और उसी 10 टेस्ट में से ही तो आपका 79 मार्क्स आया है। सिर्फ इतना था, हम बोल रहे थे लेमडा का वैल्यू निकाल लें, जे के बोर्ड में बोला गया एक्स का वैल्यू निकाल लें। हम आई कैप, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, वो आई कैप और जे कैप का पूछा। और कई सारे क्वेश्चन तो सेम टू सेम थे, डिजिट भी चेंज नहीं था। एरिया निकालने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एलपीपी, ये सब सारी चीजें एकदम क्लियर। हम अभी भी कहते हैं, अगर किसी बच्चों को भरोसा ना हो, सर डायलॉग मार रहे हैं, क्योंकि डायलॉग बहुत सारे टीचर मारते हैं, मैं डायलॉग मारना पसंद नहीं करता हूं। मैं रियलिटी पे भरोसा करता हूं और केवल पढ़ाई पे। अगर अभी भी किसी बच्चों को लगेगा कि प्रूफ चाहिए, हम सामने आपको प्रूफ देंगे, बिल्कुल मेरे पास अभी भी सेव है, प्रूफ देंगे, चाहिए किसी को तो। और 12th के बच्चों, अगर आप वीडियो को देखिएगा तो आप भी बताइएगा कि कैसा गया एग्जाम। जो भी बच्चे मेरे ऑनलाइन क्लास को फर्स्ट वीडियो से लास्ट वीडियो तक एकदम देखे होंगे, तो उसी से ही आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आया है, उसी से। और 11th के बच्चों फोकस कीजिए यहाँ पे, अब आपका नंबर है, उठाना है नंबर, रेडी हो जाइए, उठाना है नंबर, रेडी हो जाइए। चलिए, बहुत सारा हम भी भाषण दे दिए। चलिए, अब एग्जाम में रिजल्ट कैसा आएगा वो डिपेंड करता है। तो बच्चों एक बार रिजल्ट के बारे में बोल दें। टीचर का काम केवल पढ़ाना होता है, समझाना होता है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। लेकिन बच्चों, अगर आप सब पढ़िएगा ही नहीं तो क्या केवल मेरे पढ़ाने से आपका नंबर आ जाएगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको भी पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है कि फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास हमने लिया और 80 मार्क्स में से 79 मार्क्स सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव गया, वो भी फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव जो कि हम क्लास 11th में पढ़ाए थे। ठीक है, वही एक ऑब्जेक्टिव बाहर गया है, बाकी सारा का सारा टोटल क्वेश्चन जो ऑनलाइन क्लास में किया गया था वही है, उसी टाइप का है, उसी बेसिक्स से है। तो फिर से बोलेंगे, चलिए आप बेसिक्स को समझिएगा, हम जो भी क्वेश्चन को बताएंगे उस क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, तो क्लास 11th के बच्चों, मैथ्स पेपर देने वाले बच्चों, आपका सबसे पहला चैप्टर सेट्स यानी कि समुच्चय स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हम आपके बीच रखेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा और पूरे वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। आपका भी 40 क्वेश्चंस में से 35 प्लस का गारंटी ले लें, गारंटी ले लें। चलिए ले लेते हैं, एक भी बाहर जाने नहीं देंगे, खाली मेरे बात को सुन लीजिएगा, बिल्कुल। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपने बच्चों को शेयर जरूर करें। अभी तक मेरे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लास 12th में भी आपको काम देने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट्स का फर्स्ट क्वेश्चन, आइए, हमें निकालने के लिए कहा गया है यूनियन। क्या निकालने के लिए कहा गया है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, हमें निकालने के लिए कहा गया है यूनियन। अब यहाँ यूनियन का मीनिंग को समझेंगे। हिंदी में जिसको क्या कहते हैं? सम्मिलन। हिंदी में क्या कहते हैं? यूनियन, सॉरी, हिंदी में क्या कहते हैं? सम्मिलन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन। अब देखिए हिंदी वाले बच्चों, सम्मिलन का मतलब, आइए भोजपुरी अंदाज में समझते हैं। सम्मिलन मतलब सबको मिला दो, सम्मिलन का मतलब सबको मिला दो। सम्मिलन का मतलब सबको मिला दो, यूनियन का मतलब इकट्ठा कर दो सभी को। एकदम सम्मिलन मतलब सबके मिला दो,
जे जे बाटे ना सबके मिला दो, बट याद रही का कि जे कॉमन अवयव हो कि ना ओकरा एक ही बार लिखना बा। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक बार लिखना है, लेकिन सारे एलिमेंट को लिखना है। तो आइए सम्मिलन, उसके बाद कहता है क्या, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। दो बातें भी बताते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और यहां पर याद रखना है सर्वनिष्ठ का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। जो कॉमन अवयव होगा, अगर यूनियन बोलेगा तो सारे अवयव को मिला देना है, सारे एलिमेंट को मिला देना है, और अगर इंटरसेक्शन बोलेगा तो केवल कॉमन एलिमेंट यानी कि उभयनिष्ठ अवयव को लिखना है, कॉमन अवयव को लिखना है, कॉमन एलिमेंट को लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए यहां पर आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले किसका मीनिंग, यूनियन। तो यूनियन में क्या है बताइए, 1 2 3 4 5 है ना, तो इसके सारे अवयव को क्या कीजिए, मिला दीजिए। यूनियन का मतलब सम्मिलन, सम्मिलन मतलब सबको मिला दो, लेकिन कॉमन अवयव को केवल एक बार। तो क्या क्या होगा जरा मिलाइए, इसको मिलाइए। 1 2 3 लिख चुके हैं, 4 5, ये हो गया हमारा क्या, दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब सम्मिलन, यूनियन का मतलब सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब सबको मिला दो, लेकिन कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार लिखो। तो 1 2 3 4 5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बच्चों। आइए थोड़ा बेसिक बताते हैं, एक एक चीज को लेकर के कुछ बातें पहले बताते हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनियन का। किसका, हम लोग बात करते हैं यूनियन का। यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन। आइए कुछ बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, यूनियन का, जैसे अगर हमारे पास एक सेट है ए, 1 2 3 4 5 6, और एक सेट है बी, 2 4 6 8 10, ये लिख दिए। अब हमें बोला जाएगा यूनियन निकालने, तो यूनियन को लिखते हैं ए यूनियन बी। तो यूनियन को हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स को मिला करके आप लिख दें, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा ना उसको केवल एक बार लिखिए। तो क्या क्या होगा देखिए, 1 2 3 4 5 6, 2 लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, तो अगला क्या होगा, 8 और 10। क्या बच्चों बताइए, यूनियन समझ में आ गया। तो उसी तरह से हम लोगों ने इस दोनों के सारे एलिमेंट को लिखा, बट दोनों में जो हमारा कॉमन एलिमेंट था उसको केवल कितने बार लिखा हमने, एक बार। क्लियर है, याद रखना है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं उसकी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। आप एक एलिमेंट को केवल एक ही बार लिख सकते हैं, एक से अधिक बार लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, समुच्चय के अंदर जो भी अवयव उपस्थित होंगे उसको केवल एक बार लिखना और एक बार ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, उससे अधिक बार लिखना नहीं है और नहीं पढ़ना है। डन। चलिए, यूनियन समझ में आ गया कि सारे एलिमेंट को लिखना है लेकिन कॉमन एलिमेंट को केवल एक बार। अगला आ गया इंटरसेक्शन। क्या आ गया बच्चों, इंटरसेक्शन। चलिए इसको लिखते नहीं, इतना लिखने के बाद समय नहीं है, अभी हम आपको डायरेक्ट समझाते हैं। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और एक अनदर सेट है 2 4 6 8 10 12, ये दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, उल्टा यू इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ। हर सर्वनिष्ठ का मतलब समझना है उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब समझना है कॉमन,
केवल कॉमन एलिमेंट को लिखना है। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है बताइए, 2 और 4, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 4। समझ में आया बच्चों इंटरसेक्शन। तो आइए यहां पर कॉमन एलिमेंट को ढूंढते। ए नहीं है, बी नहीं है, केवल और केवल क्या कॉमन मिल रहा है, सी। तो ऑप्शन नंबर फिर से कितना हो जाएगा, बी। क्या समझ में आया बच्चों, आया या नहीं आया। हम इंटरसेक्शन में केवल और केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हिंदी में होता है सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ से क्या याद रखना है, उभयनिष्ठ। सम्मिलन मतलब सबको मिला दो, और सर्वनिष्ठ मतलब केवल उभयनिष्ठ। क्लियर है। यूनियन में टोटल एलिमेंट्स को लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार, और इंटरसेक्शन में केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। डन है बच्चों, क्या दोनों चीज समझ में आ गया। चलिए जितना भी क्वेश्चन बताया गया है सारी चीजों को समझे। अब देखिए यहां पर हमारा आ गया टाइप ऑफ सेट से रिलेशन। टाइप ऑफ सेट से हमारा क्वेश्चन आ गया, बोलता है कि सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो बच्चों एक बार बताते हैं, इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं, और इंटीजर का खासियत क्या है, इस इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर का खासियत क्या है, सेट ऑफ इंटीजर क्या है, जितना भी पूरी नंबर्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, दोनों, और इंक्लूडेड जीरो, जितना भी कंप्लीट नंबर हम कहते हैं कि इसको है पूरी नंबर जिसमें दशमलव ना आता हो, जिसको हम p/q के रूप में लिखे तो फ्रैक्शन में ना आता हो, रूट के अंदर ना आता हो, वैसे नंबर्स को हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, पूरी नंबर जैसे 1 2 3 4, ये पूरी नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो या जीरो, ये सारा का सारा जो होता है ना वो पूर्णांक होता है। जैसे आइए माइनस इंफिनिटी से आएगा, जैसे हम लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2, बीच में कोई नंबर नहीं। -3 के बाद डायरेक्ट -2, -2 के बाद डायरेक्ट -1, -1 के बाद डायरेक्ट 0, 0 के बाद डायरेक्ट 1, 1 के बाद डायरेक्ट 2, 2 के बाद डायरेक्ट 3, 3 के बाद डायरेक्ट 4। ये जितने भी नंबर्स होते हैं ना ये इंटीजर कहलाते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं ना ये टोटल का टोटल क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं बच्चों। ये टोटल का टोटल क्या कहलाते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक। अब बताइए इसके अंदर ये इनफाइनाइट तक गया है, बताइए ये डॉट डॉट का मतलब कहीं रुका तो नहीं है, इनफाइनाइट तक गया है और इनफाइनाइट से आया है। तो क्या इसके अंदर एलिमेंट्स को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? तो इसके अंदर एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या कहता है, सेट के अंदर जब एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो उसको इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय कहते हैं। लेकिन वहीं अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स को जब हम काउंट कर लें, गिन लें, तो उसको हम लोग फिनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हम एक सेट लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लिखे। अब बताइए क्या इसके अंदर आप एलिमेंट्स का काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6। सर कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, यानी 6 अवयव हैं। इसका मतलब इसके एलिमेंट्स को हम काउंट किए। जब एलिमेंट को हम काउंट कर लेते हैं तो इस सेट को कहते हैं हम लोग फिनाइट सेट। फिनाइट सेट हिंदी में क्या लिखते हैं, परिमित, परिमित समुच्चय। क्या कहते हैं इसको, परिमित समुच्चय। और उसके बाद अगर हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जिसको कहते हैं हिंदी में अपरिमित समुच्चय।
एकदम चीजों को क्लियर कीजिए, हम पहले बता चुके हैं। अगर आपको नंबर चाहिए बच्चों तो एक बार एकदम ध्यान से सुने, हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक। खाली आप वीडियो से ना हटे, यही बोलेंगे। जब हमें सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें, गिन ना सकें, तो उसको इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय कहते हैं। लेकिन वहीं अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं, तो उसको हम लोग फिनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो यहां बोलिए इंटीजर का सेट दिया है, तो इंटीजर में कितना एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। क्या इसको आप काउंट कर सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। जब आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय यानी कि इनफाइनाइट सेट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्या समझ में आ गया दोनों के बारे में? फिर से, इनफाइनाइट सेट, जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, उसी को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लेकिन जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट कर लेते हैं यानी कि गिन लेते हैं, उसको हम लोग फिनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय कहते हैं। डन है बच्चों? तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर था। तो पूर्णांक संख्या के समुच्चय में हमारा इनफाइनाइट नंबर होता है, तो इसके कारण हम इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा? अपरिमित समुच्चय कहा। क्लियर है? चलिए दिमाग में सेट करते जाइए, समय लगेगा, लगने दीजिए, जो भी होगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है? अब आता है क्या? कंप्लीमेंट सेट के बारे में जब बात करते हैं, कंप्लीमेंट सेट के बारे में जब बात करते हैं, पूरक समुच्चय के बारे में जब बात करते हैं, तो क्या क्या होता है, हम पूरा आपको पूरक समुच्चय यानी कि कंप्लीमेंट सेट के बारे में बेसिक से बताते हैं। ठीक है? आइए, बोलता है क्या? कंप्लीमेंट सेट के लिए आपके पास यूनिवर्सल सेट, आपके पास यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, देखिएगा कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? यूनिवर्सल सेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो यूनिवर्सल सेट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालिएगा, पूरक निकालिएगा, तो सबसे पहले आपको सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट मालूम होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट मालूम नहीं है तो आप कंप्लीमेंट सेट नहीं निकाल सकते हैं, पूरक समुच्चय नहीं निकाल सकते हैं। पूरक का मतलब होता है उल्टा, नहीं। ठीक है? नहीं निकाल सकते हैं। जब तक आपको यूनिवर्सल सेट नहीं मालूम है तब तक आप नहीं निकाल सकते। अब पूरा कहानी सुनिए। एक यूनिवर्सल सेट आपको मालूम होगा, जैसे सपोज करते हैं इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो भी सेट होगा उस सेट में यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। किसका एलिमेंट होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट के बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है सर? सबसेट बोलिए, अभी हम सबसेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो अभी हम सबसेट का जिक्र नहीं करेंगे, हम जगह पे करेंगे। आप खाली ना वेट करें, क्योंकि हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं जिस तरह से आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आपको हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप ना सेट चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, हम वैसे बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है? बट ऑब्जेक्टिव टाइप से, जो थोड़ा ध्यान से सुने। आपको एक यूनिवर्सल, जब भी आपको पूरक समुच्चय निकालने के लिए कहा जाएगा, कंप्लीमेंट सेट निकालने के लिए कहा जाएगा, तो सबसे पहले आपको एक यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय मालूम होगा, और उसके बाद ऐसा समुच्चय मालूम होगा कि उस सेट का जितना भी एलिमेंट्स हो वो हमारा यूनिवर्सल सेट का ही होगा। यूनिवर्सल सेट के बाहर का एक भी एलिमेंट्स इस ए के अंदर नहीं होगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें 2 4 6
8 ये लिख दिए। जैसे अगला अगर हम बी लिखना चाहें तो क्या हम जो लिखने का मन हो हम लिख देते हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, इसका भी यूनिवर्सल निकल सकता है, सॉरी हाँ कंप्लीमेंट निकल सकता है, इसका भी कंप्लीमेंट निकल सकता है, क्योंकि सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, सेट बी का जो भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है। लेकिन अगर हम ये लिख दें, क्या देखिएगा ध्यान से, 2 3 5 7 11 13, तो क्या सेट सी का कंप्लीमेंट सेट यानी पूरक समुच्चय पॉसिबल है? तो मेरा जवाब आएगा इसका कंप्लीमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका कंप्लीमेंट, इसका पूरक, ये सेट सी का पूरक पॉसिबल नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर जो आपका 11 और 13 एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट का नहीं है। क्या इस सेट का पूरक, इस सेट का पूरक समुच्चय कंप्लीमेंट पॉसिबल है? तो मेरा जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस सेट में जो 11 और 13 है वह हमारा यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसका पूरक समुच्चय पॉसिबल नहीं है। क्या समझ में आया? इस सेट का पूरक समुच्चय क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इस सेट के अंदर जो हमारा एलिमेंट्स है 11 और 13 वह यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए इसका कंप्लीमेंट सेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या सेट ए का और सेट बी का कंप्लीमेंट सेट पॉसिबल है, पूरक समुच्चय संभव है? तो हम बोलेंगे यस सर। क्यों? क्योंकि सेट ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, इसीलिए सेट ए सेट बी दोनों का हमारा कंप्लीमेंट सेट पॉसिबल है। इसीलिए कंप्लीमेंट सेट पॉसिबल होने के लिए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ रहना बहुत जरूरी है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ए डैश मतलब ए का पूरक किसके सापेक्ष, किसके क्या बोला यहाँ पे देखिए, किसके रिलेटिव में पॉसिबल है? तो केवल और केवल किसके रिलेटिव में? यूनिवर्सल सेट के रिलेटिव में, अदरवाइज दूसरे के रिलेटिव में नहीं। अभी हम सार्वत्रिक समुच्चय का, ये सार्वत्रिक बोल रहे हैं, पूरक समुच्चय का भी हम बात खत्म नहीं करेंगे दोस्तों, अभी पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से बताएंगे ताकि कभी भी आपका कंप्लीमेंट सेट आ जाए तो दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? एकदम एकदम एक साइड से क्लियर। बताइए एक बार, किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट सेट निकालेंगे तो किसके रिलेटिव में, किसके सापेक्ष? तो हम मेरा जवाब रहेगा किसके सापेक्ष? तो यूनिवर्सल सेट के सापेक्ष। तो यहां पर हमने बताया ए और बी का कंप्लीमेंट सेट यानी कि कंप्लीमेंट सेट यानी कि पूरक समुच्चय संभव है। लेकिन जब सेट सी का बात हुआ, किसका बात हुआ? सेट सी का बात हुआ, तो सेट सी में हम देखें कि इसका कंप्लीमेंट सेट यानी पूरक समुच्चय संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सी के अंदर जो हमारा दो एलिमेंट 11 और 13 दिखाई दिया वह 11 और 13 यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका कंप्लीमेंट सेट पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ए और बी का है। तो सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा ये बताइए सर। सेट ए का कंप्लीमेंट क्या होगा वो बताइए। तो सेट ए के कंप्लीमेंट को, सेट ए के कंप्लीमेंट को ए डैश या फिर ए नॉट, ए डैश या ए नहीं के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए नहीं। ठीक है, ए डैश या ए नहीं के द्वारा सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। कहता क्या है कि जिस सेट का हम कंप्लीमेंट सेट निकालते हैं, देखिए सेट ए का हम कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो बोलता है कि उस सेट का हमें एलिमेंट को छोड़ करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिख देना है। किस सेट का कंप्लीमेंट चाहिए? बोलता है ए डैश मतलब ए नहीं, ए नहीं का मतलब, ए नॉट का मतलब सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको आप छोड़ दीजिए,
बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिख दीजिए। तो यूनिवर्सल सेट में 2 को छोड़ देना है, 4 को छोड़ देना है, 6 को छोड़ देना है, 8 को छोड़ देना है, बाकी जो रेस्ट एलिमेंट है उसको लिख देना है। तो कौन कौन होगा बताइए? 1, 3, 5, 7, 9 और 10। क्या बच्चों बताइए, समझ में आया? ए नॉट, ए नहीं का मतलब, ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट के उस एलिमेंट को लिखना है जो ए में नहीं है। फिर से बोलिए, ए डैश, ए नॉट या ए नहीं या समुच ए का पूरक में समुच ए के उन समुच ए के बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच के यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आइए हम लोग निकालते हैं क्या, बी डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं बी नॉट, या फिर बोल सकते हैं बी नहीं। इसका मतलब बी नॉट, बी नहीं का मतलब हमें यूनिवर्सल सेट के, क्या बोलिए जरा से एक बार फिर से, हमें यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट बी में उपस्थित नहीं है। बोलिए, बी नहीं का मतलब हमें यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन है बताइए? 3 है, तो 3 को हटा दीजिए, 3 है, 3 को हटा दीजिए, 1 को हटा दीजिए, 5 को हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, 9 को हटा दीजिए, हटा दिए। बोलिए, बी नॉट, बी नहीं, बी डैश, बी का पूरक, कंप्लीमेंट ऑफ बी, इतना नाम से पुकारते हैं। क्या क्या बोलिए? बी डैश, बी नॉट जिसको बी नहीं बोलते हैं, बी का पूरक यानी कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो बी नहीं का मतलब हुआ, बी नहीं का मतलब हुआ कि यूनिवर्सल सेट के हम उन एलिमेंट्स को लिखेंगे जो सेट बी में नहीं है। तो सेट बी में है कौन कौन पहले पता करो। 1, 3, 5, 7, 9 हटा दो, बाकी को लिख दो। कौन कौन बचा? 2, 4, 6, 8, 10। क्या समझ में आ गया बच्चों? आया कि नहीं आया? चलिए बताइए फिर से। ए डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में नहीं है। बी डैश का मतलब यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो बी में नहीं है। क्या बताइए, क्या आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट के मीनिंग को समझ में आया? अभी भी हम पूरा नहीं बताएं, अभी कंप्लीमेंट सेट के बारे में कुछ बातें बाकी है। डिफरेंस को लेकर के, अंतर को लेकर के कुछ बातें बाकी है जो आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, वहां बताएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक क्वेश्चन को समझना है। पहले यहाँ पे हमारा आया पूरक समुच, हम पूरक समुच को समझाएं। तो पूरक समुच समझ में आ गया? बताइए, कंप्लीमेंट सेट किससे रिलेटेड है? तो बोलेंगे किससे? यूनिवर्सल सेट से। पूरक समुच किसके सापेक्ष वो आएगा? तो सार्वत्रिक समुच के सापेक्ष आएगा। क्लियर है? ए नहीं का मतलब सार्वत्रिक समुच के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो ए में नहीं है। बी नहीं का मतलब बी नहीं चाहिए, तो सार्वत्रिक समुच के उन अवयव को लिखेंगे जो बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगली क्वेश्चन समझ में आ गया। ये यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? यूनिवर्सल सेट। क्यों होगा वो समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बोलता है क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ ए हमारा दिया हुआ है कितना? 7। नंबर ऑफ बी दिया हुआ है कितना? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या दिया हुआ है 3। तो हमसे नंबर ऑफ ए यूनियन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में पूछ रहा है कितना होगा। तो फॉर्मूला याद रखिए बच्चों, यहां पर आइए मेरे साथ, फॉर्मूला याद रखें। कौन सा फॉर्मूला? आइए मेरे साथ। फॉर्मूला याद रखें क्या? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं काट सकता है, आएगा मतलब आएगा। इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। ठीक है, आएगा मतलब आएगा, कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, आइए यहां पर देखते हैं।
तो देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को देखिए ना क्या कीजिएगा, अगर ये इंटरसेक्शन को आप इधर ले आइएगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, जवाब दीजिए, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस को उस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी क्या समझ में आया? अभी इसमें और बातें होगा, वो आगे चल के हम बहुत सारी बातों को बताएंगे, ठीक है, बहुत सारी बातों को बताएंगे, ठीक। खाली आप समझिए पहले फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला हो गया। अगर यूनियन लिखिएगा इस साइड तो माइनस में इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन लिखिएगा तो माइनस में यूनियन। तो देखिए यहां पर आपको क्या निकालने बोला है बच्चों, बताइए, यूनियन। बाकी सब चीज मालूम है तो निकालिए। तो फॉर्मूला यूनियन का, तो यूनियन का कैसे लिखेंगे जरा बताइए फॉर्मूला। ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सब में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में ही बोला जा रहा है। तो बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 7, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी 3 इज इक्वल टू 9। 9 कहाँ है बच्चों? 9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। क्या ये बनेगा? एकदम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, आएगा मतलब आएगा, कोई नहीं काट सकता है। फॉर्मूला याद रखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो उसको बोलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन को इधर भेजिएगा तो माइनस में यूनियन होगा, वही चीज है। क्लियर है? इस फॉर्मूला को आप याद रखें और सिर्फ पुट कर दें, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बोलता है क्या कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, a माइनस बी। क्या दिया हुआ है? a माइनस बी। संग का मतलब होता है सम्मिलन, संग का मतलब सम्मिलन मतलब यूनियन। क्या बोल रहा है? a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, बोलता है x बिलोंग्स टू सेट a एंड x बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू सेट b। इसका मीनिंग क्या समझ में आ रहा है? a माइनस बी दिया है ना, हाँ बिल्कुल। बोलता है क्या, a माइनस बी में बोल रहा है कि ये x जो है, ये x जो है एलिमेंट है, सेट a का है बट सेट b का नहीं है। अब आइए हम आपको क्या बताते हैं, जरा समुच्चों के अंतर के बारे में बताते हैं। आइए मेरे पास, अभी हम छोड़े थे ना, अभी हम पीछे क्वेश्चन को बताएंगे। अभी यूनिवर्सल सेट पूरक समुच्चय के बारे में बताए थे ना, अब जैसे हम यहाँ समुच्चों के अंतर के बारे में पढ़ेंगे फिर वहाँ कूद जाएंगे। देखिएगा आप, एक एक चीज बेसिक बताएंगे। आपके पास लगभग 73 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, 73 क्वेश्चन सेट से रिलेटेड। आप हर एक बातों को केवल सुनिएगा, आज के बाद हम सेट आपको भूलने नहीं देंगे। अगर इस लेक्चर को सुन लीजिएगा तो एकदम भूलने नहीं देंगे और आपको बाहर जाने नहीं देंगे एक भी क्वेश्चन। हम इस तरह से बनाए हैं, हर एक चीज आपको ख्याल में रखते हुए बनाया गया है बच्चों। जिस तरह फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, हम उस तरह बताते हैं। जो बच्चा, आज बताते हैं, मेरे क्लास को पूरा सुनेगा स्टार्ट से लेकर के एंड तक, उस बच्चा का कभी भी मैथ खराब नहीं होगा, कभी भी नहीं, ये मेरा दावा है। आप देखिए यहां पे, अब समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखिएगा इंग्लिश में, डिफरेंस ऑफ सेट्स हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट्स। समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या कहता है? जैसे अगर हमारे पास, एकदम समझाते हैं, अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, और B के अंदर एलिमेंट्स है, हम लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, ये लिख दिए। अब दो सेट के डिफरेंस को हम A माइनस बी से अगर डिनोट करते हैं तो इसका मीनिंग को हम समझाएंगे, और एक एक चीज क्लियर रखिएगा। पहले हम इसके मीनिंग को समझाते हैं। A माइनस बी का मतलब बोलता है समुच्चयों का अंतर।
अंतर को हिंदी में कहते हैं घटाव, और घटाव से समझना है हटाओ। क्या बोले बोलो? समुच्चों का डिफरेंस हिंदी में कहते हैं डिफरेंस को अंतर, और अंतर को कहते हैं घटाव। घटाव का मतलब हटाओ, घटाव का मतलब हटाओ। किसको हटाओ? तो एलिमेंट्स को हटाओ। किसको हटाओ? तो एलिमेंट्स को हटाओ। तो किसके एलिमेंट्स को हटा देंगे? वेट कीजिए, हर एक चीज आपको बता देंगे। घटाओ का मतलब हटाओ। किसको हटाओ? तो एलिमेंट्स को हटाओ। कैसे हटाओ? तो आओ हम बताते हैं। ठीक है, तो आइए यहां देखते हैं। a माइनस बी का मतलब हुआ कि a के ही एलिमेंट्स को लिखना है, सेट a के ही एलिमेंट्स को लिखना भी है, और सेट a के एलिमेंट्स को हटाना भी है। क्या बोले जरा बताइए? a में b को आप घटा रहे हैं, बोलिए a में किसको घटा रहे हैं? सेट b को। तो यहां पर सुनिए, पहले कौन लिखा गया है? a ना। तो a के ही एलिमेंट्स को लिखना भी है और a के भी एलिमेंट्स को हटाना भी है। घटाओ, अंतर का मतलब घटाओ, घटाओ का मतलब हटाओ, घटाओ का मतलब हटाओ। तो किसके एलिमेंट्स को हटाओ? पहले कौन लिखा हुआ है? a, तो a के ही एलिमेंट्स को हटाना है, और लिखना भी किसको है? a के ही एलिमेंट्स को। यानी a के एलिमेंट्स को लिखना है और a के एलिमेंट्स को हटाना है। उसी तरह अगर b माइनस a लिखा रहता तो ये भी हमारा अंतर है। अंतर का मतलब घटाओ, और घटाओ का मतलब एलिमेंट्स को हटाओ। घटाओ का मतलब एलिमेंट्स को हटाओ। और जैसे हटाएंगे बच्चों, तो किसके एलिमेंट्स को हटाएंगे? तो पहले कौन है? सेट बी। तो हम बोलेंगे सेट बी के एलिमेंट्स को लिखना भी है और सेट बी के एलिमेंट्स को हटाना भी है। क्लियर? यहां पहले कौन था? सेट ए। तो हम क्या बोलेंगे अंतर का मतलब? सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना भी है, सेट ए के एलिमेंट्स को हटाना भी है। यहां पर क्या बोलेंगे? पहले कौन है? बी। तो सेट बी के एलिमेंट्स को लिखना भी है और सेट बी के एलिमेंट्स को हटाना भी है। लेकिन हटाएंगे किसको? हटाएंगे किसको? तो बच्चों, जब जब एग्जाम का समय आएगा और जो बच्चे दो दो हैं, कपल कपल दो हैं, देखिएगा अक्सर उनको धोखा इसी टाइम में मिलता है। ठीक है? और इस समय आपको ज़रूरत होता है जिस चीज़ का, वही आपको छोड़ के जाता है। तो जो जाने वाला था उसको जाने दीजिए, जो आने वाला चीज़ है उसको ध्यान दीजिए। ठीक है? अगर कोई जाएगा तभी तो कोई आएगा। चलिए मेरे बात को यहाँ ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं। तो अब सुनिए, पहले हम इसको क्लियर कर लें एक बार। आप समझ गए? अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, घटाओ का मतलब हटाओ। किसको हटाना है? जरा हम इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको हटा दीजिए। हाँ, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। चलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अभी एक ठो को समझते हैं, फिर इसको समझाते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया? समुच्च ए के अवयव को लिखना भी है और समुच्च ए के अवयव को हटाना है। लेकिन समुच्च ए के कौन से अवयव को हटाना है? तो बगल में कौन लिखा हुआ है? जरा पढ़िए तो इसको। समुच्च बी, सेट बी लिखा हुआ है। तो सेट बी में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे उसको हटा देना है। सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है और सेट ए के एलिमेंट्स को हटा देना है। लेकिन सेट ए के कौन से एलिमेंट्स को हटाएंगे? जो बगल में हमारा कौन है? बी, जो सेट बी में कॉमन हो, जो सेट बी में कॉमन हो। सेट बी के एक भी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। फिर से, जो पहले लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, पहले कौन लिखा हुआ है? ए ना। तो सेट ए के ही एलिमेंट्स को लिखना है, बी के एलिमेंट्स को नहीं, बी के एलिमेंट्स को नहीं। जो सेट पहले होगा उसी के एलिमेंट्स को केवल लिखना भी है और उसी के एलिमेंट्स को हटाना भी है। ठीक है? तो सेट ए के एलिमेंट्स को लिखेंगे, अब सेट ए के एलिमेंट्स को हटाएंगे। तो किसको हटाएंगे? जो बी में क्या होगा? कॉमन। तो बी में कॉमन कौन है बताइए? 2, 4, 6, ये तीनों कॉमन मिला ना, तो उसको हटा दीजिए। फिर से बोलिए, सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है और सेट ए के एलिमेंट्स को हटाना है। सेट ए के कौन से एलिमेंट को हटाना है? जो बी में क्या है? कॉमन। जो बी में क्या है? कॉमन। दैट मीन्स क्या होगा बताइए? 1, 3
और 5। समझ में आया? एक एक कौन से एलिमेंट को हटा दिए? 2 4 6। क्यों हटाए? क्योंकि सेट बी में क्या था? कॉमन। उसी तरह बच्चों बताइए, अगर हमें b माइनस ए निकालने के लिए कहा होता, क्या होता? b माइनस ए, तो हम क्या करते? सेट b के एलिमेंट्स को लिखेंगे और सेट b के एलिमेंट्स को हटाएंगे। सेट b के कौन से एलिमेंट को हटाएंगे? जो a में क्या होगा? कॉमन। तो a में कौन कौन कॉमन है? 2 4 6। तो बाकी किसके एलिमेंट को लिखना है? केवल b के, a को नहीं, केवल और केवल b के। तो b में कौन कौन बच गया? 8 10 12 14 और 16। केवल एक ही एलिमेंट को लिखना है और एक ही एलिमेंट को हटा देना है। तो ए के कौन से एलिमेंट को हटा देंगे? जो बी में कॉमन होगा। यहां पर बी के ही एलिमेंट्स को लिखना है और बी के ही एलिमेंट्स को हटाना है। तो बी के कौन से एलिमेंट्स को हटाना है? जो ए में कॉमन होगा। दैट मीन्स अगर हम ए माइनस बी का मीनिंग समझेंगे तो ए माइनस बी के अंदर, देखिए ए माइनस बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, अगर हम इसको x सपोज कर लें, ये x का मीनिंग बच्चों, ये x का मीनिंग 1 भी हुआ, ये x का मीनिंग 3 भी हुआ, ये x का मीनिंग क्या हुआ? 5 भी हुआ। तो क्या बोलेंगे यहां? ध्यान से सुनिए, ये जो हमारा होगा एक ही कंडीशन में, क्या? ये हमारा x जो होगा ना, वो केवल और केवल एलिमेंट्स होगा किसका? सेट ए का। किसका होगा ये? केवल और केवल एलिमेंट्स किसका होगा? सेट ए का। किसका होगा? जल्दी बताइए। केवल और केवल किसका एलिमेंट्स होगा? सेट ए का। समझे या नहीं समझे? ये किसका एलिमेंट्स होगा? केवल और केवल सेट ए का होगा, लेकिन इसमें हमारा सेट बी का एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ? कि ए माइनस बी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वह सेट ए के एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स एक भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया? ए माइनस बी का मतलब हमने क्या बताया? ए के ही अवयव को लिखना भी है और ए के अवयव को हटाना भी है। तो ए के कौन से अवयव को हटाना है? जो बी में क्या होगा? कॉमन। तो बी वाला जो कॉमन है, बी के सारे एलिमेंट को तो हटा दिए हैं। तो केवल और केवल किसका एलिमेंट्स लिखाया? ए का, बी का नहीं लिखाएगा। उसी तरह से अगर आपसे b माइनस ए पूछा गया, क्या पूछा गया? b माइनस ए, तो बताइए हम b माइनस ए में जो भी एलिमेंट्स को हमने लिखा है, अगर उस सारे एलिमेंट्स को अगर हम x सपोज कर लें तो x सच दैट x जो है कि क्या है? x का मीनिंग 8 भी है, x का मीनिंग 10 भी है, x का मीनिंग 12 भी है, x का मीनिंग 14 भी है, x का मीनिंग 16 भी है या नहीं है? लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं, देखिए केवल और केवल b में है, a में नहीं है। देखिए ये b माइनस ए का जो एलिमेंट्स है वह केवल और केवल किस में है? b में है, a में नहीं है। इसका मतलब होगा x इज बिलोंग्स टू सेट b, बट, या फिर बोल सकते हैं यहां बट भी बोल सकते हैं, बट लेकिन x इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। सही या गलत? बता दीजिए, सही या गलत? क्यों? b माइनस ए का मतलब हुआ केवल b के ही अवयव को लिखना है, a के अवयव को नहीं लिखना है। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ? केवल a के ही अवयव को लिखना है, b के अवयव को नहीं लिखना है। तो बताइए ए एक्स सच दैट एक्स, ए माइनस बी का मीनिंग जो है, ये ए माइनस बी का मीनिंग एक्स जो होगा वह सेट ए का एलिमेंट्स होगा, बट बी का एलिमेंट्स नहीं होगा। वो किसको बता रहा है? डिफरेंस ऑफ सेट्स को बता रहा है। किसको बता रहा है? डिफरेंस ऑफ सेट्स को बता रहा है। दैट मीन्स अगर अगला तो आपसे ये पूछ दे ए माइनस ए क्या होगा, तो हम बोलेंगे 5, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच होगा। क्यों? ए के ही अवयव को लिखना है और ए के ही अवयव को हटाना है। बच्चों पूरा का पूरा ही एलिमेंट ए का है, तो कुछ भी बचेगा? नहीं बचेगा। सिमिलर अगर b माइनस बी लिखना है तो वो भी क्या होगा? 5। क्लियर है? याद रखिएगा। अब आइए हम यहां पर अभी कंप्लीमेंट सेट के बारे में आपको बताए थे। अब आइए कंप्लीमेंट सेट के बारे में। तो कंप्लीमेंट सेट में हमने क्या बोला, जरा सा ध्यान से सुनिए।
अभी थोड़ा देर पहले हमने कंप्लीमेंट सेट के बारे में क्या बोला, हम एक बार अच्छी तरह से फिर से समझाते हैं। ठीक है, आइए मेरे साथ एक बार फिर से समझिए। इसको मिटाते हैं और कंप्लीमेंट सेट को हम अच्छी तरह से फिर से एक बार समझाते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंस ऑफ सेट को समझ लिया। तो जैसे डिफरेंस ऑफ सेट को समझा तो यहाँ पर एक और बातें खुलती है। ठीक, क्या खुलती है? एक एक करके बात आएंगे, एक एक करके। अभी भी खत्म नहीं हुआ है यूनिवर्सल सेट की बातें, पूरक समुच्चय की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई है। आइए, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसको यू से डिनोट करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक सेट है हमारे पास ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7। एक सेट है हमारे पास बी, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, एक सेट है हमारे पास सी, इसके अंदर हम लेते हैं कितना? 7 8 9 10। और एक सेट लेते हैं हम लोग डी, इसके अंदर एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ले लिए बच्चों? सर इतना सारा, वेट कीजिए, हम बोले हैं ना बेसिक, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। जब भी पढ़ाएंगे तो बेसिक हिट करेंगे। बच्चों मानते हैं जब आप बेसिक मैथ्स पढ़िएगा ना तो आपको पूरा बोर फील होगा, कुछ इंटरटेनमेंट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम आपको इंटरटेन करने लगे ना तो बेसिक छूट जाएगा। बेसिक ना, मैथ्स का बेसिक जो होता है ना बड़ा खतरनाक होता है। वो टाइम मांगता है बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, एकदम माइंड को क्लियर रखना पड़ता है। लेकिन हम आपको ना एक इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बट एक कंडीशन में, जब मेरे बातों को आप ना सुनिए, जब मेरे बातों को सुनिएगा ना मैथ्स के साथ खेलना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मेरा दावा है। जिस भी बच्चों को मैथ्स अगर डिफिकल्ट लगता है उसको बोलिए एक बार देखेगा, एकदम इजी हो जाएगा। और चाहिए ना आपको 35+ ऑब्जेक्टिव सही होना है तो बेसिक तो सुनिए। चलिए, अब बोलता है क्या कि ए का पूरक निकालना है, ए नहीं चाहिए। ए डैश का मतलब ए नहीं चाहिए, यानी कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। फिर से सुनिए, ए डैश का मतलब ए नहीं चाहिए, मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए, हिंदी में समुच्चय ए का पूरक। तो ए नहीं का मतलब होता है कि सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों को लिखना है जो ए में नहीं है। फिर से सुनिए, सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों को लिखना है जो ए में नहीं है। मतलब आइए, ए में कौन कौन है जरा से देखिए, 1 3 5 और 7 है। छोड़िए तो क्या लिखेंगे बताइए? 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 है, 6 7 है, 8 9 10। लिख दिए। बोलिए, ए नहीं का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों को लिखना है जो ए में नहीं है। डन, ये निकाल लिया, समझे कि नहीं? ए डैश का मतलब, ए के पूरक का मतलब, ए नहीं का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों को लिखना है जो समुच्चय ए में नहीं है। डन है। अब एक चीज और निकालिए, अब निकालिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जरा बताइए इसका मीनिंग। हमें सार्वत्रिक, बोलिए अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, घटाओ का मतलब हटाओ। डिफरेंस पढ़ रहे हैं ना, ये क्या कहते हैं? डिफरेंस, हिंदी में अंतर को घटाओ, घटाओ का मतलब हटाओ। किसको हटाओ? तो जो पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट को हटाओ। तो यानी यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट को लिखना भी है और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हटाना भी है। और यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स को हटाना है? जो सेट ए में क्या है? कॉमन। यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट को हटाना है जो सेट ए में क्या है? कॉमन। तो सेट ए में कौन कॉमन है? 1 2 नहीं है तो लिखो 2। 3 कॉमन है, बोलिए, तो नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। 4 नहीं है। 5 कॉमन है, हटा देंगे। 6 नहीं है। 7 कॉमन है, हटा देंगे। 8 9 भी कॉमन नहीं है और 10 भी कॉमन नहीं है। लिख दिए। अभी लिखिए, बेसिक बताएंगे, रुक जाइए बच्चों थोड़ा सा। निकालिए
यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट को लिखना है और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को हटाना है, और यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट को हटाना है, जो सेट ए में है। ठीक, चलिए अगला। अब हमें निकालना है क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। बी डैश, सेट बी हमें नहीं चाहिए, सेट बी का पूरक, इतना नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, चलिए। बी डैश का मतलब क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन जो सेट बी में है उस एलिमेंट को नहीं लिखना है। ठीक है, बी डैश का मतलब क्या हुआ, सेट बी हमें नहीं चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट को लिखना है, लेकिन जो सेट बी में है उसे हमें नहीं लिखना है। डन है बच्चों? तो चलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो बोलिए सेट बी में कौन कौन है, 1 है, नहीं लिखेंगे, 2 है, नहीं लिखेंगे, 3 है, नहीं लिखेंगे, 4 है, नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। क्या समझ में आया? देखिए बी में जो था उन एलिमेंट को छोड़ करके हमने सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का निकाल दिया। क्या समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अगला देखिए। अब यहां से निकालते हैं अंतर, डिफरेंस, मतलब घटाव। चलिए इस घटाव का मतलब बताइए, किसके एलिमेंट्स को लिखना है? पहले कौन है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लिखना है और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को हटाना है। यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स को हटाना है, जो सेट बी में है। बोलिए यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स को हटाना है, जो सेट बी में उपस्थित है। तो बोलिए सेट बी में कौन कौन सा है, 1 2 3 4 है, हटा दीजिए, क्या क्या आएगा, 5 6 7 8 9 10 आएगा। एकदम हम बेसिक से बता रहे हैं, आप सुने। सर आप ये क्या कर रहे हैं, दोनों तो सेम आ रहा है। सेम लाने के लिए ही तो कुछ तो कर रहे होंगे, है या नहीं है? वेट कीजिए थोड़ा सा। चलिए अब हमें चाहिए क्या, कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी, सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी, या फिर बोल सकते हैं सी नॉट, या बोल सकते हैं सी नहीं, या बोल सकते हैं सी का पूरक, हम इतना नाम से पुकारते हैं। तो सी डैश का मतलब क्या हुआ, हमें यूनिवर्सल सेट के उन सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो सेट सी में उपस्थित नहीं है। तो सेट सी में कौन कौन नहीं है, देखिए 1 नहीं है, लिख देंगे, 2 नहीं है, लिख देंगे, 3 नहीं है, लिख देंगे, 4 नहीं है, लिख देंगे, 5 नहीं है, लिख देंगे, 6 नहीं है, लिख देंगे, 7 है, नहीं लिखेंगे, 8 भी है, नहीं लिखेंगे, 9 भी है, नहीं लिखेंगे, 10 भी है, नहीं लिखेंगे। मतलब यही होगा, यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो सी में नहीं है। सी डैश का मतलब यही हुआ। अब निकालिए यहां से यूनिवर्सल सेट माइनस सी। बताइए बच्चों, यूनिवर्सल सेट माइनस सी का मतलब क्या हुआ, हमें यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स को लिखना है और यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट को हटा देना है। बट यूनिवर्सल सेट के कौन से एलिमेंट्स को हटाना है, जो सेट सी में है। तो बताइए यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को हटा दीजिए जो सेट सी में है। तो सेट सी में कौन कौन सा है, अभी हटाते जाएंगे। 1 नहीं है, सी का कॉमन मिलेगा, हटा देंगे। 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, लेकिन 7 है तो हट गया, 8 है तो हट गया, 9 है तो हट गया, 10 है तो हट गया। कोई दिक्कत? चलिए लास्ट निकालिए डी डैश। अब पूरा बता चुके हैं, लास्ट वाला बताइए। डी डैश का मतलब हमें यूनिवर्सल सेट के उन सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो डी में नहीं है। 1 है, नहीं लिखेंगे, 2 है, नहीं लिखेंगे, 3 है, नहीं लिखेंगे, 4 है, नहीं लिखेंगे, 7 तक है, नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन नहीं यूनिवर्सल सेट का, 8 9 10। तो बताइए यहाँ से यूनिवर्सल सेट माइनस डी में भी आपको 8 9 10 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स को लिखना है जो डी में प्रेजेंट नहीं है। तो इससे क्या सीख मिलता है आपको बच्चों, जब सेट
ए का कंप्लीमेंट निकालने जाए तो हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस ए। जवाब दीजिए, लिखेंगे कि नहीं? क्या लिखेंगे? दोनों सेम है ना। तो जब हमें सेट ए का कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा, समुच्च ए का पूरक निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए? यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यहां भी बताइए, सेट बी का हमें कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहा गया तो यू माइनस बी लिखेंगे। सब देखिए इक्वल आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से सेट सी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो यूनिवर्सल सेट माइनस सी निकालेंगे। उसी तरह से सेट डी का कंप्लीमेंट निकालने के लिए कहा जाएगा तो यूनिवर्सल सेट माइनस डी लिखेंगे। आया कि नहीं आया? बताइए, समझ में आया कि नहीं? और अगर हम आपसे पूछेंगे कि ए डैश का मीनिंग बताइए, अगर हम आपसे ये पूछें कि ए डैश का मीनिंग बताइए, तो ए डैश का मीनिंग क्या होगा? ए डैश के सारे एलिमेंट्स को अगर हम एक्स सपोज कर दिए, अगर क्या सपोज कर दिए? एक्स। एक्स का मीनिंग कितना है बच्चों? 2। एक्स का मीनिंग कितना है? 4। एक्स का मीनिंग कितना है? 6। एक्स का मीनिंग कितना है? 8। एक्स का मीनिंग कितना है? 9। एक्स का मीनिंग कितना है? 10। इन सारे एलिमेंट्स को हम एक्स सपोज कर लिए, तो ये जो एक्स होगा वह केवल और केवल किसका एलिमेंट होगा? यूनिवर्सल सेट का। लेकिन बट ये एलिमेंट्स नहीं होगा किसका? सेट ए का। सही लिखे या गलत? बताइए। अभी आपको हम यहीं पर बताएं, किधर गया भाई? आ जाओ। अभी आपको यहीं पर बताए थे या नहीं बताए थे? जो हमारा ए माइनस बी का जो भी एलिमेंट्स होगा वह सेट ए का एलिमेंट्स होगा, बी का नहीं होगा। बी माइनस ए में जो भी एलिमेंट्स होगा वह केवल सेट बी का एलिमेंट्स होगा, ए का नहीं होगा। तो सिमिलर बताइए दोस्त, क्या हम बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर ए डैश में, ए डैश का मीनिंग यू माइनस ए है, तो ए डैश का जो भी एलिमेंट्स होगा, ए डैश का जो भी एलिमेंट्स होगा वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट्स होगा, बट ए का एलिमेंट्स नहीं होगा। सिमिलर बताइए, बी डैश का मीनिंग हम क्या लिखेंगे कि बी डैश में जितना भी एलिमेंट्स है सारे को अगर हम एक्स सपोज कर लें तो एक्स जो एलिमेंट्स होगा वह यूनिवर्सल सेट का होगा, लेकिन एक्स का मीनिंग कभी भी सेट बी का नहीं होगा। सही या गलत बच्चों? सिमिलर बताइए, यहां पर हम क्या लिखेंगे? सी डैश का मीनिंग, अभी इसका बाकी है, अभी इसका बहुत सारा चीज बाकी है, अभी प्रॉपर्टीज बाकी है। हमको 2 लेक्चर लगेगा इसमें, 2 लेक्चर हम अच्छी तरह से बताएंगे, एकदम क्लियर करके बताएंगे। आपका एग्जाम जब भी हो 11th का, याद रखिए आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं से नहीं। इतने बेसिक से हम बता देंगे, आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं। 12th में बच्चों के साथ यही धोखा हुआ है, जो शॉर्टकट के चक्कर में गया है सब बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो बेसिक्स को समझें, हर एक क्वेश्चन आएगा। चलिए, तो अगर हम सी डैश के सारे एलिमेंट्स को अगर एक्स सपोज कर लें तो एक्स किसका एलिमेंट होगा? ओनली यूनिवर्सल सेट का होगा, बट एक्स हमारा एलिमेंट नहीं होगा किसका? सेट सी का। समझ में आया? तो इसका भी मीनिंग समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, यूनिवर्सल सेट का मीनिंग समझ में आ गया? तो सिमिलर, अगर यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट बोला जाए तो क्या होगा? फाई। क्या होगा बच्चों? फाई। क्लियर है बात? है या नहीं है? अगर अब बोला जाए यूनिवर्सल सेट माइनस फाई का मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि बच्चों यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स है, बट फाई में तो कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, तो क्या एक भी एलिमेंट्स हटेगा क्या? एक भी एलिमेंट्स हटने वाला नहीं है। तो यू के ही एलिमेंट्स को लिखना है, यू के ही एलिमेंट्स को हटाना है। लेकिन ये फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो क्या बताइए, इस u का कोई भी एलिमेंट हटने वाला नहीं है, यानी u माइनस फाई इज इक्वल टू यू। याद रखिए, बस 2 ही बताएं, अभी u डैश का मीनिंग बाद में बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, सारा क्वेश्चन इसके अंदर आएगा। बट अभी तक जितना भी चीज़ बताए बच्चों, क्या वो चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, हमें ज़रूर बताइए।
वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई ये हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हम बताएंगे, एकाएक नहीं। आप सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिए आपको सारा चीज़ क्लियर कर देंगे हम। चलिए, यहाँ का मीनिंग आपको समझ में आ गया कौन सा है, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या क्या कहता है ये समझ में आ गया। चलिए बोलता है क्या, डिसजॉइंट सेट। बोलता है क्या कि डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या समझते हैं, देखिए डिसजॉइंट सेट को हम समझाते हैं। बोलता है क्या, अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसके अंदर है 1 3 5, एक अनदर सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10, ठीक। अब क्या कहता है कि अगर हम दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, क्या कहता है, अगर हम दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन मतलब हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जिसमें हम लोग केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब हम जिसमें केवल कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। तो जब हम यहां पर कॉमन एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है तो नहीं है, तो क्या मिला बताइए, एम्प्टी सेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। तो क्या कहता है कि जब दो सेट का हम इंटरसेक्शन निकालें और वो एम्प्टी सेट मिलता है, क्या मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है, तो उसी को असंयुक्त समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जिसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कभी भी अगर हमारा सेट में आगे एन लिख जाता है तो ये एन का मतलब अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बतलाता है। तो बताइए ए इंटरसेक्शन हमारा डिसजॉइंट सेट के लिए फाई है, मतलब एम्प्टी सेट है, तो इसके अंदर कोई अवयव नहीं है, तो अवयव की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां से आपका एक और फॉर्मूला बन गया, जो आपको हम फॉर्मूला यहां पर बताए थे बच्चों। इस फॉर्मूला में अगर आपको बोला जाए क्या कि यदि इफ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, समुच्चय ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय है, समुच्चय ए एवं बी असंयुक्त समुच्चय है, तो बोलिए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। अगर सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट है तो उसका इंटरसेक्शन में हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर यहां से आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये आपका फॉर्मूला यूज होगा। ये हमारा नोट पॉइंट में चला गया। किस में चला गया बच्चों, नोट पॉइंट में। किस में चला गया, ये नोट पॉइंट में। ये फॉर्मूला कब निकालना है, जब केवल असंयुक्त समुच्चय बोला जाए तब। अगर असंयुक्त समुच्चय नहीं बोला जाता है तो हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं, हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ये मेंशन किया जाएगा डिसजॉइंट सेट के बारे में, तो डिसजॉइंट सेट में ये वाला यूज होगा। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आपको समझ में आ गया हम क्या बताए थे अभी डिसजॉइंट सेट के बारे में बच्चों। डिसजॉइंट सेट के बारे में बताएं कि जब दो सेट का इंटरसेक्शन, एक एम्प्टी सेट, एक रिक्त समुच्चय आता है, तो उसी को हम लोग असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। यानी एम्प्टी सेट है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0 होगी, 0 होगा। क्लियर है, एम्प्टी सेट है ना, इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा। क्या बच्चों बताइए, समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया बच्चों, आप बता दीजिए। क्लियर है, तो इसीलिए हमने यहां पे लिख दिया कि जब हमें असंयुक्त समुच्चय कहा जाएगा, जब हमें क्या कहा जाएगा, डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा, तो वहां पे हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, हमारा ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या 0 हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप मान रखिएगा 0, तो यही ना मिलेगा, तो वही लिख दिए। डन है, चलिए। तो इसका ऑप्शन नहीं मारे ना अभी तक,
क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, हाँ, असंयुक्त समुच्चय के लिए A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। किसी को डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन। कम ही क्वेश्चन बनाए हैं अभी तक, बट जो भी प्रॉब्लम को बना रहे हैं ना, हम पहले बेसिक से समझ ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जब हमारा प्रैक्टिस होगा ना, आगे प्रैक्टिस में एकदम बेधड़क होकर के बनाए। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। बोलता है क्या, साइमेट्रिक डिफरेंस सममित अंतर, साइमेट्रिक डिफरेंस सममित अंतर, इस सममित अंतर को हम लोग दिखलाते हैं ए डेल बी के द्वारा। इसका मीनिंग क्या होता है, ये सममित अंतर जब भी बोलेगा, साइमेट्रिक डिफरेंस जब भी बोलेगा, इसका मीनिंग होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या बताइए, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये साइमेट्रिक डिफरेंस का आप फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या होगा, दोनों सेट का माइनस, एक बार ए माइनस बी और एक बार बी माइनस ए का यूनियन बच्चों याद रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि सममित अंतर। तो आपके पास क्या क्या सेट है एकदम डिटेल से पहले बताएंगे। ए हमारे पास कितना है, 1 2 3, और हमारे पास बी कितना है बच्चों, बी कितना है हमारे पास, 2 3 4। निकाल दिए, पहले निकालिए एक एक करके। दो सेट को आप यूनियन कीजिए, इंटरसेक्शन कीजिए या डिफरेंस निकालिए, आपको एक ही सेट मिलेगा। तो एक एक करके पहले काम करें। कितना करके, एक एक करके। एक मिनट, एक एक काम करके ए माइनस बी निकालिए। अभी ए माइनस बी अच्छे से समझाए थे, केवल सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है और ए के एलिमेंट्स को हटाना है जो बी में कॉमन होगा। तो बी में कौन कौन कॉमन है बताइए, 2 और 3 कॉमन है, तो ए में केवल कौन बचा, ए। अगला निकालिए, क्या बोला है निकालने, बी माइनस ए। निकालिए बी माइनस ए जल्दी। बी माइनस ए का मतलब केवल बी के एलिमेंट को लिखना है, केवल किसके एलिमेंट को, सेट बी के एलिमेंट्स को, लेकिन जो ए में कॉमन होगा उसको हटा देना। तो ए में कौन कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो बचा कौन, केवल 4। अब क्या बोला गया जरा बताइए, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब बताइए, यूनियन का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब सबको मिला दीजिए, तो इस दोनों को मिला के लिखिएगा तो कौन कौन आएगा, 1 और 4। यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को केवल एक बार। तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर 1 और 4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, ए। क्या साइमेट्रिक डिफरेंस बच्चों समझ में आया कि नहीं? क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। अभी ए माइनस बी समझाए ना कि ए के एलिमेंट्स को लिखना है बट बी के एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। बी माइनस ए का मतलब केवल बी के एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन ए के एलिमेंट्स में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको लिखना नहीं है। और यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखना है, कॉमन एलिमेंट्स को एक बार। तो आराम से लिख दिए, मिला ऑप्शन नंबर ए। क्या ये साइमेट्रिक डिफरेंस मिला? आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर समझते हैं। बोलता है क्या रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहां ध्यान से, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। बोलता है क्या ए जो है सेट, बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर को, गिनती की संख्या को। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, तो 1 से। तो क्या लिखेंगे बताइए, नेचुरल नंबर में 1 2 3, बीच में कोई नंबर नहीं होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 2 3, फिर बोलिए 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब बच्चों प्राकृत संख्या। हिंदी छोड़िए, खाली समझिए ना। अगला क्या आता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर में क्या कीजिए,
आप नेचुरल नंबर को ही लिखिए, केवल जीरो इंक्लूड कर दीजिए। जब केवल जीरो को इंक्लूड कर दीजिएगा तो ये हमारा होल नंबर बन जाएगा। बोलिए कैसा लगा याद करने का तरीका? पूर्ण संख्या होल नंबर याद करने का तरीका कैसा लगा बताइए? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, उसी में जब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर बन जाता है। और पूर्ण संख्या के बाद आता है इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या बच्चों, यानी कि पूर्णांक संख्या जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो कैसे इसको याद रखते हैं? आप होल नंबर के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पार्ट को मिला के लिख दीजिए, आपका इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूर्णांक। जैसे क्या लिखिएगा, देखिए ध्यान से, ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव तो पीछे से आता है, तो यहाँ लिखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। बोलिए जीरो से यहाँ तक ये पूरा होल नंबर हुआ और उसी होल नंबर का ये नेगेटिव पार्ट हुआ, तो बोलता है होल नंबर का जो हमारा पूर्ण संख्या है उस होल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट मिला करके जो नंबर मिलेगा उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। बोलिए अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आपको पता चल गया। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती की संख्या को कहते हैं, उसी में जब जीरो को हम शामिल कर देते हैं, किसमें? प्राकृत संख्या में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या बन जाता है। और इसी होल नंबर के जब हम धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट को लिखते हैं तो ये हमारा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर मिल जाता है। क्या आज के बाद आप भूलिएगा? नहीं ना? तो बोला क्या कि ये हमारा नेचुरल नंबर है, तो ये समझ में आ गया 1 से स्टार्ट होगा। लेकिन क्या है जरा बताइए? नेचुरल नंबर है, ठीक है, कौन? x, लेकिन x जो है वो बड़ा है 2 से, यानी ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 यानी 2 से बड़ा कौन मिलेगा? 3। बोलिए 2 से बड़ा क्या मिलेगा? 3। लेकिन x के तरफ मुंह बंद है और इधर कौन है? 7, तो हम इसको क्या बोलेंगे? x 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा कौन होता है? 3। लेकिन x के तरफ मुंह बंद है यानी x छोटा है, किससे? 7 से, तो 7 से छोटा कौन होता है? 6, यानी कि इसका वैल्यू क्या क्या हो जाएगा बताइए? 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6। बोलिए 2 से बड़ा और 7 से छोटा यही दोनों नंबर होता है या नहीं होता है? इक्वल नहीं बोला है। 2 से बड़ा नेचुरल नंबर में कौन आएगा? 3। 7 से छोटा कौन आएगा? 6। तो यानी कौन कौन सा नंबर? 3, 4, 5, 6 कहीं है? 3, 4, 5, 6। बोलिए बच्चों समझे या नहीं समझे? x के तरफ मुंह खुला यानी x बड़ा है और x के तरफ मुंह बंद है यानी x छोटा है। क्या बोला? x इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 7। दैट मीन्स x 2 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। और x क्या है? तो ये बोल दे ये नेचुरल नंबर है। x क्या है? तो ये नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। किसी को दिक्कत बच्चों? समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लगता है कि ये सारा साइज छोटा हो गया है क्या? हाँ लग तो रहा है। चलिए आते हैं फिर से। अब आते हैं सबसेट का मीनिंग। अब आते हैं हम लोग किसके मीनिंग को? सबसेट का मीनिंग। एकदम ध्यान से सुनिएगा। हम जरा सबसेट के बारे में पहले समझाएंगे आप लोगों को। एक सेकंड, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होने वाला था। सही है, एक बार देख लेते हैं। चलेगा, अभी भी है 17% है तो चलेगा। जरा सा ना हम आपको ना आज सबसेट के मीनिंग को समझाते हैं, उस समझ को समझाते हैं और प्रयास कीजिएगा क्या कि समझ जाए। ठीक है बच्चों? क्यों? क्योंकि सबसेट से रिलेटेड ना आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है, एकदम रहेगा, एकदम क्लियर सोच लीजिए। और ये चीज़ आप नहीं देखिए कि इतना लेंदी सर, इतना लेंदी आप पढ़ा रहे हैं और इतने क्वेश्चन को मात्र किए हैं। भाई हम इतना लेंदी पढ़ा रहे हैं ये बात ठीक है, लेकिन एक बात बताएं, हम जितने भी चीज़ों को बता रहे हैं ना, आगे जब बनाएंगे ऑब्जेक्टिव तो वो धड़ल्ले के साथ बनेगा। एक बार पहले सुनिए, ठीक है? एक बार पहले सुनिए। हम केवल आपको ऑब्जेक्टिव का खाली टिक मार के निकल जाएंगे तो ये चीज़ें नहीं होगा। 12th वाला ये भुगत चुका है। हम 12th वाले को भी इसी तरह पढ़ाए थे, पूरे बेसिक से
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, खाली मेरे बात को सुने, ठीक है। हम उस तरह से पढ़ा रहे हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, आपको हम उस तरह से पढ़ा रहे हैं जिस तरह से आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और आपको हम नए नई चीज़ों को सिखाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हम नए नई चीज़ों को सिखाएंगे जो कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा ये चीज़ें। चलिए आते हैं, फिर से हर एक चीज़ को क्लियर करते हैं। अब आते हैं हम जरा सा एक बार सबसेट को समझते हैं। उपसमुच बहुत बोरिंग मास्टर है ना, कुछ नहीं, खाली दे पढ़ाई, कितना पढ़ेंगे सर, पता नहीं, हमको नहीं आता है वो सब चीज़ें, सीखना पड़ेगा, ठीक है। हमें पढ़ाने के अलावा शायद कुछ नहीं आता है, यही चीज़ है। और मैथ्स के अलावा तो और कुछ आता ही नहीं हमको लगता है, हम पता नहीं क्यों, वो भी आता है कि नहीं मैथ्स, हमको वो भी समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम प्रयास कर रहे हैं आपको समझाने का, आपको समझ में आए ना ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट करके, ठीक है, एकदम बिल्कुल। और नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम तक हम 11th का टोटल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और जिसमें फॉर्मूला लगता है, ज़्यादा फॉर्मूला, ट्रिक सब भी खतरनाक बताएंगे बच्चों। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हम उसके फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बता चुके हैं, नहीं तो फिर से हम बताएंगे, और वो तरीका बताएंगे कि आप कभी नहीं भूल पाइएगा। सारा चीज़ मेरे पास है, लेकिन उसके लिए मेरे क्लास से जुड़े रहना पड़ेगा, और आपके अंदर सबसे फर्स्ट पेशेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो हम बता देते हैं कि आप मेरे क्लास को नहीं बर्दाश्त कर पाइएगा, एकदम सीधा सा बात है। क्यों? क्योंकि बहुत डीप बताएंगे और बेसिक बताएंगे, और जो मेरे क्लास में स्टार्टिंग से अंत तक बना रह गया उसको उस टॉपिक से रिलेटेड कभी डाउट नहीं होगा, कभी नहीं। कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, कभी आपसे फंसने वाले आप नहीं हैं, ये हमेशा का कहानी है, ठीक है। इसीलिए इस लाइन के बच्चे 99, 98, 97, 96, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक, डिस्ट्रिक्ट सेकेंड रैंक, डिस्ट्रिक्ट थर्ड रैंक, हर एक ईयर का ये कहानी है। एक साल कभी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट रैंक आते हैं, तो कभी सेकेंड रैंक लाते हैं, तो कभी थर्ड रैंक लाते हैं, कभी 7th रैंक लाते हैं, इस तरह से एक साथ बच्चे लाते हैं। तो ऐसे इस लाइन के बच्चे टॉप नहीं करते हैं, ऐसे इस लाइन के बच्चे 99, 98, 97 नहीं लाते हैं। ये हर एक साल का कहानी है। क्यों? क्योंकि वही बच्चे लाते हैं जो मेरे पढ़ाई पे डटे रह जाते हैं। सबसे बड़ा चीज़ है, हम पढ़ाई का मतलब पढ़ाई इंटरटेनमेंट करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर सबसेट के बारे में, उपसमुच के बारे में समझते हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं आइए। बोलता है क्या, अगर हमारा एक सेट ए है, एकदम ध्यान से सुनिएगा ना, आज के बाद सबसेट को आप भूलिएगा नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिए। और अगर हम एक सेट बी लेते हैं, और सेट बी का जो हम निर्माण करते हैं वह सेट ए के ही एलिमेंट्स का यूज करके, सेट ए का जो हम लोग सेट बी का जो हम लोग निर्माण करते हैं वह सेट ए के ही एलिमेंट्स का यूज करके, सेट ए के बाहर हम किसी भी एलिमेंट्स का यूज नहीं करते हैं। हम सेट बी का जो निर्माण कर रहे हैं ना, किससे? सेट ए के ही एलिमेंट्स का यूज करके। हम सेट ए के बाहर एक भी एलिमेंट्स का यूज नहीं करेंगे। जैसे आइए लिखते हैं 2, 4, 6 लिखे। अब इस सेट बी को देखिए, सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है, सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट ए का ही एलिमेंट्स है कि नहीं है? बताइए। सेट बी में जितना भी एलिमेंट्स है वो किसका एलिमेंट्स है? सेट ए का। किसका? सेट ए का। दैट मीन्स सेट बी का निर्माण हुआ है किससे? सेट ए से। जरा फिर से बताइए, किस सेट का सारा एलिमेंट्स किस सेट में है? तो सेट बी का सारा एलिमेंट्स सेट ए में है। इसका मतलब सेट बी का निर्माण हुआ है किससे? सेट ए से। तो जिस सेट का निर्माण होता है उसे हम लोग सबसेट कहते हैं, उपसमुच्चय कहते हैं। तो किस सेट का निर्माण हुआ है? तो बी का हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सेट बी इज द सबसेट ऑफ, बोलेंगे समुच्चय बी
इंग्लिश में बोल रहे हैं समुच्च बी उपसमुच्च है उपसमुच्च है। क्या बोलेंगे? सेट बी इज द सबसेट ऑफ, सेट बी इज द सबसेट ऑफ, जिस समुच्च का निर्माण होगा, जिस समुच्च का निर्माण होगा उसी को उपसमुच्च कहेंगे। तो किसका उपसमुच्च होगा? जिससे निर्माण हुआ है। तो बोलेंगे क्या? समुच्च बी उपसमुच्च है किसका? समुच्च ए का, समुच्च ए का। तो क्या बोलेंगे? फिर से सुनिए, सेट बी इज द सबसेट ऑफ, सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। समुच्च बी उपसमुच्च है किसका? समुच्च ए का। समुच्च बी उपसमुच्च है किसका? समुच्च ए का। तो यानी क्या होगा बताइए? बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए। यानी सेट बी का हमारा टोटल एलिमेंट्स किस में है? सेट ए में है। सेट बी का टोटल एलिमेंट्स किस में है? सेट बी का टोटल एलिमेंट्स किस में है? सेट ए में है। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल को देखिए। हम सारे एग्जाम्पल को आपके सामने रखेंगे। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और सेट बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच ले लिए। अब बताइए क्या सेट बी का टोटल एलिमेंट्स इसमें है? तो चेक कीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है, ई नहीं है। यानी सेट बी का टोटल एलिमेंट सेट ए में नहीं है। यानी क्या बी का निर्माण ए से नहीं हुआ है। तो क्या ए का टोटल एलिमेंट्स बी में है? तो देखिए ए बी सी डी, यानी ए का टोटल एलिमेंट्स सेट बी में मिला। यानी इस बार सेट ए का निर्माण हुआ है किससे? सेट बी से। फिर से सुनिए, यहां पे चेक कीजिए, क्या सेट बी का टोटल एलिमेंट सेट ए में है? तो ए है, बी है, सी है, डी है, लेकिन ई नहीं है। मतलब सेट बी का निर्माण सेट ए से नहीं हुआ है। डन। अब ऊपर देखिए, क्या सेट ए का निर्माण सेट बी से हुआ है? चेक कीजिए, ए है, बी है, सी है, डी है। यानी किसका निर्माण हुआ है बच्चों? सेट ए का। दैट मीन्स ए उपसमुच्च है बी का। जो उपसमुच्च होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसका उपसमुच्च होगा उसको बाद में। सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। समझे या नहीं समझे बच्चों? बता दीजिए। समझे या नहीं समझे ये बता दीजिए। डन है? आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू 2 3 5 7, बी इज द 1 3 5 7 9। आइए चलते हैं। अब देखिए, क्या सेट ए से सेट बी का निर्माण हुआ है या सेट बी से सेट ए का निर्माण हुआ है? तो आइए पहले सेट ए से सेट बी का निर्माण करते हैं। तो चलिए एक एक करके अब सारी चीजों को देखिए। क्या सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है? सेट ए में 2 है, सेट बी में 2 नहीं है। मतलब ए का निर्माण सेट बी का यूज करके नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि सेट ए में 2 तो है लेकिन सेट बी में 2 नहीं है। मतलब सेट ए का निर्माण सेट बी के एलिमेंट से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सेट ए में क्या है? 2 है, लेकिन क्या यहाँ 2 है? नहीं है। यानी सेट ए का निर्माण सेट बी के अवयवों का प्रयोग करके नहीं हुआ है। यानी ए तो सबसेट नहीं होगा। अब बी में आते हैं। सेट बी का देखते हैं, टोटल एलिमेंट्स ए में है, तो सेट बी में 1 है, लेकिन क्या इसमें 1 है? नहीं है। यानी सेट ए का निर्माण सेट बी के अवयवों से नहीं हुआ है और सेट बी का भी निर्माण सेट ए के अवयवों से नहीं हुआ है। इसका मतलब ए उपसमुच्च नहीं है बी का, एवं बी भी उपसमुच्च नहीं है किसका? ए का। क्या बच्चों समझ में आया? आया कि नहीं? एक और एग्जाम्पल। ए के अंदर 1 2
3 4 है, बी के अंदर 4 2 1 है। तो बताइए कौन से सेट का निर्माण हुआ है कौन से सेट से। तो देखते हैं क्या ए का सारा अवयव बी में है। 1 है, 2 है, 3 नहीं है। मतलब सेट ए का निर्माण सेट बी से नहीं हुआ है। अब सेट बी में देखेंगे 4 है, 2 है, 1 है। यानी सेट बी का सारा अवयव किस में है, सेट ए में। यानी बी का निर्माण हुआ है तो बी सबसेट है किसका, ए का। जिस सेट का निर्माण होता है, जिस सेट का निर्माण होता है बच्चों, उसे ही हम लोग सबसेट कहते हैं। जिस सेट का निर्माण होता है बच्चों, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। क्लियर है, किसका, जिससे निर्माण हुआ है। यहां पर देखिए, नहीं सेट ए का निर्माण सेट बी के अवयवों से हुआ है और नहीं सेट बी का निर्माण सेट ए के अवयवों से हुआ है। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। अब देखिए जैसे ए 3 2 1, बी 2 1 3। तो क्या देखेंगे कि ए का सारा अवयव बी में है, बी का भी सारा अवयव ए में है। किसको बोलते हैं, ए इक्वल सेट ऑफ बी। ए का टोटल एलिमेंट्स किस में है, सेट बी में, और बी का भी टोटल एलिमेंट्स किस में है, सेट ए में। इसको ए सबसेट ऑफ बी कहते हैं। इसको बोल सकते हैं ए इक्वल सेट, ए सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी। या फिर क्या बोल सकते हैं, बी सबसेट और इक्वल सेट ऑफ ए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत। तो हम लोग यहां पर इस चीज के बारे में, ये इक्वल सेट, इसको छोड़ करके हम लोग केवल किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल सेट को। ठीक है, चलिए थोड़ा देर का और क्लास बचा, जरा इसको समझ लेते हैं। बोलता है क्या, ए सबसेट और इक्वल सेट का मीनिंग क्या हो गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे जरा बताइए। ए पढ़ेंगे क्या, ए सबसेट और इक्वल सेट ऑफ बी। मतलब ए बी का उपसमुच्चय, ए का निर्माण हुआ है किससे, बी से। तो ए उपसमुच्चय है किसका, बी का। ए बी का क्या है, उपसमुच्चय। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है बच्चों, ए का निर्माण हुआ है बी से, तो ए क्या कहलाएगा, उपसमुच्चय किसका, बी का। तो ए बी का क्या हो गया, उपसमुच्चय। ऑप्शन नंबर ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन नंबर कितना, ए। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोलता है कि पावर सेट। चलिए, पावर सेट का मतलब कहता है कि जब हम सबसेट का, जब सबसेट का हम सेट बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट। तो ये आपका कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं देखे, मात्र 11 क्वेश्चन को देखे हैं। तो बिल्कुल बच्चों आप बने रहे, आज 11 है, कल के क्लास में आप लोग का सेट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया है, ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अभी हम ये इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है। जब मन तब बंद हो जाएगा तो जो भी पढ़ेंगे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कल के क्लास में इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे और कल सेट थ्योरी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे रिलेशन फंक्शन में, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो अगर आपको समझ में आया, बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो आज के क्लास में बच्चों यही रहने देते हैं और हम लोग 35+ ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 के बाद अब आपका नंबर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में।